Very warm welcome to all of you, our very profound platform that is JK Civil Services. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samuel Naik. So, आज हमारा पहला लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, ये है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसमें हमने पढ़ना ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या काम थे, ठीक है, उसके जो मेन पर्पस क्या थे, दो पर्पस दिए गए थे उसको। तो स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, इस पे आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने आए थे, ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे रूल किया था, वो रूल जो है उन्होंने एक्ट्स के थ्रू किया था। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। पहले क्या था कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उसने एक्ट्स बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट्स बनाए थे, और उसके बाद जो है फिर एक पर्टिकुलर डेट आती है जो हम सभी जानते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, रिवॉल्ट 1857 के बाद, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एक्ट्स के थ्रू रूल कर रही थी, इससे वो पावर छीन ली गई, और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन ने या क्राउन ने इंडिया में डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया, इस डेट के बाद थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू उन्होंने भी एक्ट्स के थ्रू रूल स्टार्ट करना जो है कर दिया। उन्होंने किस तरीके से रूल जो है किया, उसको हमने अब पढ़ना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा प्रिसाइसली था स्टार्ट करने से पहले। देखो, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका काम क्या था, उसका काम था ट्रेडिंग का काम। वो ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड करने के साथ साथ वो इंडिया में रूल भी कर रहे थे। और रूल कैसे कर रहे थे, एक्ट्स के थ्रू रूल कर रहे थे। अब एक चीज होती है, जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट है, तो हम एक्ट्स के थ्रू रूल ही करते हैं। हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट है करंटली, वो क्या करता है, वो लॉज के थ्रू रूल करता है। तो लॉज बनाने में काफी टाइम लगता है, उसमें डिस्कशन होता है, आप सभी को पता होगा, बड़ा लंबा टाइम लगता है, और आसान बड़े अच्छे तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, लॉज के थ्रू रूल किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स एक्ट्स के थ्रू रूल करते थे, इस चीज को ध्यान में रखना। तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग के साथ साथ जो है वो रूल करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, जैसे आपको 1733 वाला ले लो, 1733 से आप ले लो 1853 से 53 तक, ये जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने क्या किया, इन सारे एक्ट्स के थ्रू 1813 का ले लो, 1833 ले लो, 1793 ले लो, 1784 ले लो, 1781 ले लो, ये सारे के सारे एक्ट्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी ट्रेडिंग के साथ। ओके, अब क्या हुआ कि अब इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, ये हो गया। अब यहां पे आते हैं, इस पर्टिकुलर डेट पे 1857 में रिवॉल्ट होता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है इस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। अब बेशक वो जो रिवॉल्ट था, जो वो प्रोटेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर डेट को, वो इस कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने दबा दिया। कंपनी जो है वो, कंपनी ने जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनको सप्रेस कर दिया, रोक दिया। मगर जो रानी इंग्लैंड में बैठी हुई थी, ठीक है, जो रानी इंग्लैंड में बैठी हुई थी, क्योंकि कंपनी तो रानी की सहमति से ही इंडिया में ट्रेड भी कर रहे थे, रूल भी कर रहे थे, वो बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 वाला, इसने कंपनी की बेस को, और क्राउन के लिए भी जो है थोड़ा सा एक परेशानी वाला जो है मसला बन गया। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसकी बेस को, उसकी जड़ों को हिला के रख दिया, किसने, 1857 के रिवॉल्ट ने। फिर ब्रिटिश क्राउन जो है उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि अब हम डायरेक्ट खुद ही रूल करेंगे, ठीक है। और इससे क्या कर दिया गया, इससे रूल करने की पावर छीन ली गई। तो अब रूल कैसे करेगा, वहां से जो है क्राउन है, जो ब्रिटिशर्स है इंग्लैंड से, डायरेक्ट रूल कैसे करेंगे। उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम में रानी जो थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उसने क्या किया, उसने ये स्ट्रक्चर फ्रेम किया, ये स्ट्रक्चर फ्रेम किया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में उसने क्या किया, सबसे पहले रखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रखा। ये एक डेजिग्नेशन था, एक पोस्ट था। वो जो पोस्ट है, उस पे पोस्ट पे एक पर्सन को बिठाया जाएगा, और वो पर्सन जो होगा, ये वाला पर्सन जो होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्टली किसको, तो ब्रिटिश क्राउन को, उसको जवाब दे देगा वो। उसके बाद इससे नीचे क्या होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया आएगा। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले, इससे पहले क्या था, इस पर्टिकुलर डेट से पहले, या आप ले लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर 1858 वाला जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सारा का सारा रानी ने जो चेंजेस लाई थी, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाई थी,
क्यों? क्योंकि रिवॉल्ट हुआ था, 1 साल लग गया उनको रिवॉल्ट को दबाने में, और जब 1 साल के बाद उन्होंने रिवॉल्ट को दबा दिया, कंपनी ने दबा दिया, फिर रानी आई, रानी ने इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, चेंजेस लाई। और वो चेंजेस क्या थी कि इस कंपनी से पावर छीन ली रूल करने की। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, ये वाला पहला वाला एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अब एक वाइसराय होगा इंडिया का। और इससे पहले क्या था? इससे पहले द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ? ये जो है चेंजेस आई, जब क्राउन ने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो आप कह सकते हो, जो डेजिग्नेशन था, वो जो पोस्ट का नाम था, वो चेंज हो गया। वो क्या बन गया? वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे इंडिया में अब रूल करने लग गए। अब ये जो रूल करने लग गए यहां पे, इन्होंने भी सेम कंपनी की तरह ही एक्ट के थ्रू रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक्ट खुद में एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसमें आपने सोर्सेज देखा होगा, अलग अलग कंट्री से लिया हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविजंस लिए गए। ठीक है, तो ये आपको आसानी से समझ आ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है? अब टास्क जो है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। सबसे पहले जो है आइडिया, आइडिया कौन सा? आइडिया ये कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक असेंबली होनी चाहिए। असेंबली किसकी? इलेक्टेड नुमाइंदों की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या है? वो एक ग्रुप है। किनका? वो एक ग्रुप है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिनको लोग डायरेक्टली इंडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और काम सौंपते हैं कि तुम हमारे लिए क्या करो, हमारे लिए एक बेसिक रूल बनाओ। बेसिक रूल का मतलब क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है, तो अब ये आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था, वो आइडिया को हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है, आपने डेट याद रखना है, 1934 से आपका आता है 1942 तक। 1934 में क्या हुआ कि एम एन रॉय थे, उन्होंने क्या, उन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट आइडिया किसने दिया? ये दिया आपका 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 1938 में क्या आता है? 1938 में नेहरू जी ने ये आइडिया दिया कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, जिसका टास्क होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, ड्राफ्ट करे। उसके बाद आया 1940 का डेट। 1940 में अगस्त ऑफर था। ये अगस्त ऑफर एक्चुअली, ये मैंने नाम लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉर्ड थे उस टाइम पे, ये तो ये ब्रिटिश जो है पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया, ठीक है, कि भाई जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। यहां से आइडिया जो है वो डिराइव किया गया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आपके एमसीक्यू लिए ये बन सकता है कि अगस्त ऑफर किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद आया 1942 में क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आइडिया को जो है वो ज्यादा उसके पर ध्यान दिया गया कि होना चाहिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है? वो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। यहां तक तो आपको समझ आता है, आइडिया है ये अलग अलग, इवन की इसमें जो है आप ये चीज भी आप देखोगे, जब आप ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, तो हर एक बहुत सारे, जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी या बहुत सारे और भी थे, तो उन्होंने भी पर्टिकुलर टाइम पे एक आइडिया दिया था कि हमारा एक खुद का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट्स है। अब यहां पे क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में क्या हुआ कि उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है एटली ने क्या किया, उसने ये कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वार जो है क्या हो जाएगा, जैसे ही यहां पे जो है वर्ल्ड वार जो है सेकंड अपने चरम पे पहुंचेगा या खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं, इन्होंने एक्चुअली पहले ही जो है वो आपस में एग्रीमेंट कर लिया था, आपस में डिसाइड हो गया था कि जब वैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि इंडिया को हम आजाद कर दे, पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पे ऑफिशियली कब हुआ? ऑफिशियली कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग पावर को ट्रांसफर करने का, पावर को ट्रांसफर ऑफ पावर करने का जो है इंडिया को दे दिया जाएगा, इसको आजाद कर लिया जाएगा, ब्रिटिशर यहां से चले जाएंगे।
ये प्रपोज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैबिनेट प्लान मिशन 1946 का, ध्यान रखना इसको। अब चलो ठीक है, ये प्रोसेस आया, ये प्रोसेस आया, और अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो काम किस तरीके से करती है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ये आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है कि शुरू में ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बाद में रिड्यूस्ड हो गए 299। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि इस टाइम में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, पार्टीशन ऑफ जो है वो इंडिया हुआ था, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वजह से जो है ये नंबरिंग कम हो गई, 389 से 299 पहुंच गई। अब पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग की डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों जो है चेयरमैन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखना। मगर कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन है, कौन चेयरमैन था। तो यहां पे अगर वो दोनों दिए होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर ये दोनों दिए होंगे तो आप किसको टिक करोगे? एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी थे कुछ देर के लिए। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस थी, फ्रेंच प्रैक्टिस थी, आप कह सकते हो, कुछ देर के लिए रखा टेम्परेरी। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट थे। ये डेट आपने याद रखनी, इस पर्टिकुलर डेट को उनको परमानेंट कर दिया गया। अगर वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होंगे और ऑप्शन में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया होगा, तो आपने इन्हीं को टिक करना है। ठीक है, एप्रोप्रिएट याद रखना, एप्रोप्रिएट। अगर दोनों दिए होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर दोनों में से एक जो भी होगा आप उसको टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपका यहां पे क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे बड़ी एक बड़ी अजीब सी उसकी एक फीचर थी कि उसमें उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, याद रखना 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। डेट जो है किसकी? एस सी मुखर्जी की है कि उस वक्त इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में फिर इनको भी क्या कर दिया गया? इनको भी वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाया गया। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि इन्होंने कितने सेशंस जो है असेंबली ने जो है दिए, कितने सेशंस इसने परफॉर्म किए। ठीक है, ये तो आया इसका टाइम, इतना टाइम लिया इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, डिस्कशन करने में। सेशंस 11 थे, 11 सेशंस कितने टाइम में हुए, कंप्लीट हुए, कंक्लूड हुए? 2 years 11 months and 18 days। अब इतना टाइम कैसे लगा? इतना टाइम कैसे लगा? हमें लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉपी पेस्ट था, नहीं, टोटली नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं था, बोरो किया था अलग अलग कंट्री से, आइडिया लिया था। क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट होता तो इतना टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए आपको एक और क्वेश्चन बनता है, याद रखना है बेटा, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रिंसिपल पे बना हुआ है। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन मींस डिस्कशन, डिस्कशन के बेस पे बना हुआ है। कॉपी पेस्ट अगर होता, एक्चुअली लिटरली अगर बाकी कंट्री से लिया होता तो बहुत कम टाइम लगता, इतना टाइम लगा, इतने सेशंस हुए। तो इसका मतलब यह है कि आइडिया लिया गया, इंस्पिरेशन अलग अलग कंट्रीज से ली गई जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से ही थी, और उसके बाद डिस्कस किया गया और खुद फ्रेम किया गया, उसको बनाया गया। तो इसलिए इतना टाइम लगा, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, काफी डिस्कशन के बाद। डेलिब्रेशन मींस डिस्कशन, आर्गुमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो बहुत सारी कमेटीज है, सबसे ज्यादा आपको वो कमेटीज बाकी वाली भूल जाओ, इसमें सिर्फ एक ही कमेटी दिमाग में रखो, ड्राफ्टिंग कमेटी, बस। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स है आपके सामने यहां पे दिए गए हैं, और इनके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है किसको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, बनाने में। ड्राफ्ट का काम इन्हीं का था, इन्होंने ही तैयार करना था। ठीक है, सारा का सारा। ये आपने सेटअप की डेट याद रखनी है ड्राफ्टिंग कमेटी की। मेंबर्स आ गए, जैसे अयंगर आ गया, गोपाल स्वामी अयंगर आ गया, ठीक है, मोहम्मद असदुल्ला आ गया, माधव आ गए, अलग अलग है। ठीक है, 7 मेंबर्स याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पास्ट और एडॉप्टेड डेट जो है ये आपको याद रखना, 26 नवंबर 1949, याद रखना ये 26 नवंबर। अब यहां पे एक करंट आपका क्वेश्चन बनता है, 26 नवंबर को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में 2015 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया
ये डिसाइड कर दिया कि अब से 26 नवंबर को क्या जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या उसको कंसिडर किया जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 से जो है वो डिसाइड कर लिया। क्यों? ताकि लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डाला जाए, उसको प्रमोट किया जाए। लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स है उससे अपने आप को जोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स लॉज को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे आते हैं, ये डेट आप याद रखना है, ये लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट सीए मींस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट डेट थी। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हम सभी जानते हैं, रिपब्लिक डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं लास्ट। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो टास्क दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो काम दिए गए थे। दो काम किस एक्ट के थ्रू? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो काम दिए गए थे। एक काम था कि उसको कंट्री को चलाना है, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता कंट्री को चलाने का काम है, तो वो तब लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी और उस टाइम में कौन चेयर करते थे? ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ये भी बहुत रेनाउंड पर्सन है, मावलंकर जी। ये आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रहे हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जब कंट्री को चलाया जाता था, ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते थे, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी? एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी। ये एक फंक्शन है इसका। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करती थी तो उस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चेयर करते थे, बैठते थे वहां पे, मतलब कुर्सी पे, मतलब प्रिजाइड करते थे। ठीक है, तो ये दो काम थे, कंट्री को चलाना और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इसीलिए क्या कहा जाता है? फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो ये खुद में कॉन्स्टिट्यूशन को भी बना रही थी और पार्लियामेंट वाला काम भी कर रही थी। ठीक है, तो क्योंकि मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ये सीज्ड हो जाती है। सीज मींस ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे खत्म हो, हमारा लेक्चर भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू एंड बाय।